नमस्ते। आज हम कानपुर की गलियों से निकली एक बेहद डार्क और दिल दहला देने वाली लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये विश्लेषण है लालच, काले जादू और एक ऐसे खतरनाक खेल का जहां खून के बदले उधार चुकाना पड़ता है। आखिर क्या होता है जब हालात से हारा हुआ एक मजबूर इंसान मौत के दूतों के साथ खून का सौदा कर बैठता है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव है। जब आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए तो इंसान किस हद तक जा सकता है? आइए इस सस्पेंसफुल सफर की शुरुआत करते हैं। A desperate man's choice. The weight of poverty in Kanpur. कहानी के सेंटर में है अजितेश, जो कानपुर के गोविंद नगर में अपनी बीवी सुनीता और 5 साल के बेटे के साथ रहता है। इसका कपड़े का एक छोटा सा गोडाउन है जो ढंग से चल नहीं रहा। ऊपर से एक ऐसा कर्ज जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ आर्थिक तंगी और दूसरी तरफ लखनऊ में रहने वाला उसका अमीर भाई सुरेश। जब भी सुरेश आता, उसकी तरस खाने वाली नजरें अजितेश को अंदर तक छलनी कर देती थीं। यही वो डेस्परेशन थी जिसने एक भयानक फैसले की जमीन तैयार की। फिर आती है एक सर्द कोहरे भरी रात। मोहल्ले में एक अजीब सा मेहमान घूम रहा था। एक झुकी हुई कमर वाला तांत्रिक जिसके सफेद बाल थे और दोनों कंधों पर 2 कौवे बैठे थे। वो चिल्ला रहा था कि वो किसी की भी फूटी किस्मत बदल सकता है। ये सुनकर अजितेश की नींद उड़ गई। वो पूरी रात इस अजीब और आखिरी रास्ते के बारे में सोचता रहा। The dark ritual. Messengers between the living and the dead. तो काकतंत्र आखिर है क्या? ये एक बेहद खतरनाक ऑकल्ट प्रैक्टिस यानी काली विद्या है। इसमें कौवों को पितरों या पूर्वजों का दूत माना जाता है। जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का लिंक। असंभव ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये विद्या इंसानी खून का बलिदान मांगती है। इस रिचुअल का प्रोसेस सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। स्टेप 1, रोज सुबह अपनी उंगली काटना। स्टेप 2, उस निकले हुए खून को अनाज के दानों में मिलाना। और स्टेप 3, उन्हीं खून सने दानों को कौवों को खिलाना, बिना एक भी दिन मिस किए। तांत्रिक ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर एक दिन भी चूक हुई तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर डेस्परेशन ऐसी थी कि अजितेश ने यह खतरनाक शर्त पूरी तरह से मान ली। अब देखिए इसका असर। रिचुअल से पहले जहां सर पर भारी कर्ज था, धंधा चौपट था और घर में हर वक्त चुप्पी और टेंशन रहती थी, वही शर्त मानने के तुरंत बाद 3 साल से अटकी हुई एक डील एक झटके में फाइनल हो गई। पैसों की ऐसी बारिश हुई कि आलीशान घर खड़ा हो गया और परिवार में बरसों बाद मुस्कान लौट आई। ये उस काले जादू का एक क्विक लेकिन बेहद धोखेबाज नाम था। The broken promise. The cost of arrogance. पर कहते हैं ना, बेहिसाब पैसा हमेशा अपने साथ घमंड लेकर आता है। साल बीते, अजितेश की आदत बिगड़ती गई और इस चकाचौंध में वो अपना वादा भूलने लगा। जो खून वो रोज देता था वो हफ्ते में एक बार हुआ और आखिर में पूरी तरह बंद हो गया। उसने कंप्लीटली उन सुपरनैचुरल दूतों को भुला दिया जिन्होंने उसे ये सब दिया था। वही गलती हो गई जिसकी सख्त चेतावनी दी गई थी। शर्त टूट चुकी थी और अब शुरू हुई क्रीपी वार्निंग्स। नए घर के बाहर रोज सुबह एक अकेला कौवा अजितेश की गाड़ी पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाता। कुछ ही दिन बाद घर के ठीक दरवाजे पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा मिला। ये बिल्कुल साफ निशानियां थीं कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन अपने घमंड और ऐशो आराम में अंधा हो चुका अजितेश इन सबको बस इग्नोर करता रहा। Omens of doom. The systematic dismantling of a life. यहां से बर्बादी का एक सिस्टमैटिक फेज शुरू होता है। सबसे पहले अजितेश की सबसे प्रॉफिटेबल डील अचानक कैंसिल हो गई। फिर उसका बिजनेस पार्टनर फ्रॉड करके पैसा लेकर फरार हो गया और आखिर में कपड़े के गोदाम में आग लग गई और सब राख हो गया। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स एक एक करके सब कुछ छीन रही हो। आमदन खत्म हुई, नया घर उनकी औकात से बाहर हो गया और मजबूर होकर उन्हें वापस अपने उसी पुराने खस्ता हाल घर में लौटना पड़ा। पर असली हॉरर वहां इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो पुराने घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि छत, दरवाजे और आसपास के पेड़ कौवों से भरे पड़े हैं। सब बिल्कुल शांत, बिना हिले एकटक उस घर को घूर रहे थे। जैसे उन डार्क एंटिटीज को पहले से पता था कि अजितेश आखिर में वही लौट कर आएगा। रात होते ही डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। खिड़की पर लगातार टक टक की आवाज आने लगी। एक अकेला कौवा बेडरूम के कांच पर बार बार चोंच मार रहा था। और सबसे डरावनी बात,
उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अजितेश को घूर रहा था। ये श्राप का टेरर अब कंप्लीटली साइकोलॉजिकल हो चुका था। घबराकर अगली सुबह अजितेश ने जल्दी से खून का रिचुअल दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन किसी कौवे ने वो दाना नहीं खाया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी और ठीक इस वक्त घर के अंदर उसका बेटा, जो अब 15 साल का हो चुका था, वो अजीब हरकतें कर रहा था। वो ऑब्सेसिवली बिना रुके काले कौवे की ड्राइंग्स बना रहा था, इतना कि ब्लैक क्रेयॉन से उसके हाथ तक पूरे काले पड़ गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्राप अब सीधे परिवार पर हावी था। डर के मारे अजितेश भागकर वापस उस तांत्रिक को ढूंढने निकला, पर वहां का मंजर और भी खौफनाक था। तांत्रिक जमीन पर अधमरा था और उसके पूरे शरीर पर चोंच और पंजों के गहरे निशान थे। मरने से ठीक पहले उसने एक आखिरी और भयानक वार्निंग दी, मूर्ख, तेरी वजह से मेरी ये हालत है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। रिवेंज का फाइनल काउंटर शुरू हो चुका था। द हॉरिफिक क्लाइमैक्स, द डेट इज कलेक्टेड। उस रात आसमान पूरी तरह काला पड़ गया। 100 से भी ज्यादा कौवों का एक विशाल झुंड अचानक घर के ऊपर मंडराने लगा। इतने सारे कौवे कि आसमान ही बिल्कुल दिखना बंद हो गया। ये संख्या और इसका खौफ इमेजिन करना भी मुश्किल है। उन सैकड़ों कौवों के एक साथ चिल्लाने का शोर पूरी हवा को काट रहा था, और इस डेफनिंग आवाज के बीच अजितेश की गर्दन पर अचानक से काले निशान उभरने लगे, बिल्कुल किसी चोंच और पंजों के वार जैसे। वो कर्स अब कंप्लीटली एक फिजिकल डरावना रूप ले रहा था। और तभी अंदर से सुनीता की जोरदार चीख गूंजी। उनका बेटा जमीन पर गिरकर तड़प रहा था, जैसे किसी मरते हुए पक्षी को दौरे पड़ रहे हों। उसकी आंखें लाल होकर चमकने लगीं, उसका चेहरा डार्क पड़ने लगा, और सबसे टेरिफाइंग म्यूटेशन, उसके होंठ अचानक किसी कौवे की चोंच में बदल गए। ये इस फोकटेल की पीक विसरल हॉरर है। खून का कर्ज अब वसूल किया जा रहा था। शैतानी शक्तियों के कब्जे में आ चुके बेटे ने आगे बढ़कर बेहद बेरहमी से अपने ही पिता अजितेश पर हमला किया और उसे मार डाला। और ठीक उसी वक्त दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुस आए और अजितेश के रिमेन्स को नोचने लगे। काकतंत्र का टूटा वादा अपना पूरा हिसाब चुकता कर चुका था। इस हॉरिफाइंग रात के बाद जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी थी। अजितेश की मौत के तुरंत बाद बेटा बेहोश हो गया। सुनीता उस रात अपने बेटे को उठाकर उस खंडर होते घर से भाग निकली और उसके बाद कभी वापस लौट कर नहीं आई। लोकल फोकलोर में आज भी लोग बताते हैं कि उस टूटे हुए खंडर के ऊपर कौवों के बड़े बड़े झुंड आज भी मंडराते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लालच के भयानक अंजाम की एक जिंदा मिसाल है। In dark folktales of forbidden bargains, who truly sets the devastating price? The supernatural forces or human greed? तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। ऐसी काली लोक कथाओं में आखिर ये तबाह करने वाली कीमत तय कौन करता है? क्या ये सुपरनैचुरल शक्तियां इतनी निर्दयी होती हैं, या फिर इंसान का अपना घमंड और उसका कभी ना खत्म होने वाला लालच? जरा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।